दुनिया में छुट्टी मनाने के लिए एक ऐसी जगह है जो विश्व में बड़ी प्रसिद्ध है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। उस जगह का नाम है मालदीव, जो कि अपने आप में एक पूरा देश है। अब वो मालदीव देखने में इतना सुंदर लगता है कि लोग वहां जाना चाहते हैं, वहां की फोटो और वीडियो देख के कि हम भी वहां जाएंगे, वहां पे छुट्टियां मनाएंगे। पर भविष्य में कुछ योजनाएं लोग बनाते हैं, प्लान करते हैं, और हो सकता है वो सिर्फ उनके लिए भले एक सपना हो, लेकिन सपने की तरह मालदीव उनके मन में रहता है। वही मालदीव आज अस्तित्व के संकट से जूझने के रास्ते पर चल चुका है। और सिर्फ मालदीव नहीं, कई ऐसे देश हैं जो कि लग रहा है कि आने वाले सालों में इस दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं इस दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जो स्थान है वो दिखने बंद हो जाएंगे, वो पानी के अंदर जा चुके होंगे। अगर वो स्थान नहीं होगा तो वहां पे जितनी भी संरचनाएं हैं वो नहीं होंगी, और वहां पे मौजूद लोग जो हैं वो भी नहीं रहेंगे, उन्हें भी बचाना पड़ेगा। तो ये इस तरह की धीरे धीरे जो बड़ी सी तबाही आने वाली है, दिखाई दे रही है, ये क्यों आ रही है? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? दरअसल ये सारे देश समुद्र में नीचे इसलिए जा रहे हैं कि हम आमतौर पर जिसको आम भाषा में कह देते हैं कि ये देश डूब रहे हैं, ये स्थान डूब रहे हैं। देश और स्थान नहीं डूब रहे हैं, जो जल का स्तर है समुद्र का वो बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये डूब रहे हैं। तो इसी पूरी मामले को हम समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है केवल और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का न्यूज प्रोग्राम। तो चलिए सबसे पहले यहीं से समझते हैं, हम मालदीव के अलावा अन्य कई देश हैं। अगर हम मालदीव के अलावा बात करें तो किरिबाती है, तुवालू है, मार्शल आइलैंड्स है। ये सब के ऊपर वही खतरा है कि आने वाले कुछ सालों में समुद्र जल स्तर इतना बढ़ेगा कि इनका अस्तित्व तो नहीं रहेगा, दिखेंगे ही नहीं। और संकट होगा कि वह देश शायद नाम से, जो दुनिया कहती कि कोई मालदीव जा रहा है, वो नाम ही नहीं रहेगा तो जाएंगे क्या? अब आप ये जगह देखिए, ये सब मालदीव की फोटोज हैं, ये सब कुछ नहीं बचने वाला है। और इसी तरह की बड़ी सुंदर सुंदर फोटो तुवालू की भी मिल जाएंगी, मार्शल आइलैंड्स की मिल जाएंगी, अन्य देशों की जहां जहां पे खतरा है कि आने वाले कुछ सालों में डूब जाएंगे। अब मामला समझिए, एक तरफ समझते हैं कि खतरा है कितना बड़ा। खतरे को जानने से पहले हम वो उनकी स्थिति कहां पे है वो देखिए। भारत से हम थोड़ा दक्षिण की तरफ आएंगे तो ये आपको मालदीव दिखाई देगा, जो डूबने की कगार पे है अगले 70-75 सालों में, यानी कि 2100 में, 2025 चल रहा है, 2100 में 75 सालों के बाद लगभग 77% से ज्यादा ये द्वीप या देश कह सकते हैं डूब चुका होगा। क्योंकि इसकी जो औसत ऊंचाई है बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है समुद्र तल से, सिर्फ आमतौर पर इसका 80% जो हिस्सा है पूरे मालदीव का, वह सिर्फ 1 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। 1 मीटर कितना ही होता है? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर समुद्र तल से ऊंचा कोई क्षेत्र है, और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है डूबेगा। और एक बार में नहीं, धीरे धीरे करके डूबेगा। और अब देखिए मालदीव के अलावा बाकी अगर हम देखें तो आपको तुवालू दिखाई देगा। ये ऑस्ट्रेलिया से हम जब पूर्व की तरफ आएंगे तो तुवालू दिखाई देगा। मार्शल आइलैंड देखें तो इसके उत्तर में होगा, और तुवालू के ही थोड़ा और पूर्व में जाएंगे, यानी कि इसकी तरफ हम फिर पश्चिम की तरफ इधर से जाके देखेंगे तो हमें दिखाई क्या देगा? एक और देश, किरिबाती। ये भी डूबने के कागार पे है। तो क्या ये लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं? प्रयास तो कर रहे हैं, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है। अब खतरा कैसा है, चलिए खतरे को समझते हैं। मैंने क्या कहा? समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है। तो समुद्र जल स्तर, समझिए खतरे को। समुद्र का जल स्तर साल 1900 से अभी तक की स्थिति में 20 सेंटीमीटर बढ़ा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर बढ़ा तो मतलब कि बहुत ज्यादा नहीं था, इतना तो चल जाना चाहिए। लेकिन अभी जो है उसकी रफ्तार बढ़ी है। अभी इसकी रफ्तार हर साल 4 मिलीमीटर बढ़ रही है। अब 4 मिलीमीटर बढ़ रही है। अब सोचिए 20 सेंटीमीटर बढ़ा है और 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर चाहिए। तो इसी तरह से अगर 1 मीटर अभी जल स्तर से ऊंचाई पर है मालदीव, तो इसका यानी कि 20 गुणे 5 कर दें, इतना जल स्तर ऊंचा जाना चाहिए। अभी तो 1900 से अभी तक में 20 सेंटीमीटर, लेकिन अभी स्पीड बढ़ रही है, 4 mm की हो रही है। और अंदाजा क्या लगाया जा रहा है कि साल 2050 तक लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर तक जल स्तर समुद्र का और बढ़ जाएगा। तो समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है? सवाल तो ये आ रहा होगा बार बार कि समुद्र का जल स्तर बढ़ क्यों रहा है। अगर मैं कह रहा हूं उसके पीछे की वजह है, उसके पीछे की वजह है जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन
कैसे होता है? जलवायु परिवर्तन होता है जब हम इतना ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, और इस प्रकार की जो गैसें हैं, कार्बन के अलावा अन्य जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, उसका उत्सर्जन होता है, तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। अब वैश्विक तापमान में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा? ग्लेशियर पिघलेंगे। अब जब ग्लेशियर पिघलेंगे बड़े बड़े, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। तो जलवायु परिवर्तन से शुरू होता है और उसकी वजह से ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्र का स्तर बढ़ता है। तो ये स्तर क्यों बढ़ा, इसके पीछे की वजह समझ में आई। आगे क्यों बढ़ेगा ये भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि लगातार ईंधन का दोहन तो हो ही रहा है। हम जिस प्रकार के ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, हमने लंबे समय तक जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया है, अभी भी हम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम सोलर एनर्जी पे पूरी तरह से आ गए हैं। कई देश जो विकासशील देश हैं, वहां पे वो तकनीकी आई नहीं है। विकसित देश भले कुछ हद तक करने लगे हैं, लेकिन दुनिया के ज्यादा देश तो वही कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उत्सर्जन करने की आवश्यकता है, ईंधन की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। तो हम क्लीन एनर्जी की तरफ तो अभी नहीं आए। तो अभी आगे भी एक खतरा दिखाई देता है कि 2050 तक 30 से 50 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, यानी कि आने वाले समय में काफी बड़ा हिस्सा मालदीव का और इनका कुछ कुछ सालों में कुछ कुछ मात्रा में डूबता हुआ दिखाई देगा। तो ये सबसे बड़ा कारण, तो देखिए सबसे बड़ा जो खतरा है समुद्र का जल स्तर है। अब देखिए ये तो एक लंबे समय में होगा, मान लीजिए 30 साल 50 साल में कुछ हिस्सा डूबेगा, फिर अगले 100 साल में एक बड़ा हिस्सा, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, फिर लोग ही नहीं रहेंगे, लोगों को दूसरी जगह स्थापित करना पड़ेगा, या उसके लिए लोग प्रयास जो कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन अभी इसके साथ साथ चूंकि जल स्तर बहुत ज्यादा, जल स्तर से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है, तो एक खतरा दूसरा ये है। दूसरा क्या है समुद्र जल स्तर के अलावा? दूसरा आपको दिखाई देगा तूफान, चक्रवात। अब तूफान और चक्रवात जो है जब आएंगे तो ज्यादा असर दिखाएंगे। किसी भी देश का, किसी भी स्थान का अगर जल स्तर से, समुद्र जल स्तर से वो स्थान काफी ऊंचाई पर है, तो तूफान का असर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर कम पर है तो सीधे असर होगा। इनफैक्ट अगर हम देखें, किंग टाइड कहते हैं या हाई टाइड कहते हैं जिसको, ऊंची ऊंची जब लहरें आएंगी तो वो तुरंत, बहुत ज्यादा ऊंची हुई अगर लहरें तो उसका असर दिखाई देगा, पानी अंदर आ जाएगा। और ऐसा हुआ भी था कुछ समय पहले। जो मालदीव की राजधानी है माले है, वहां के पास के क्षेत्रों में ऊंची लहरें आई और बाढ़ की स्थिति बन गई। अब ऊंची लहरें जितना, जैसे जैसे जलस्तर बढ़ेगा ऊंची लहरें आएंगी, तो ऐसे देश, मालदीव हो गया, तुवालू हो गए, किरिबाती हो गए, मार्शल आइलैंड्स हो गए, यहां पे बाढ़ का खतरा बनेगा। वो खारा पानी आएगा, और जब वो खारा पानी आएगा रिस रिस के, और ये इस तरह के तूफान और हाई टाइड्स आती रहेंगी, इसके लिए भले वो स्थान नहीं डूबा है, लेकिन ये खतरा लगातार बना रहने वाला है। तो वह जो खारा पानी आ रहा है उससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो हम देखें, तूफान या चक्रवात से जो बाढ़ की स्थिति बनेगी, जो आपदा आएगी, और आपदा आएगी तो सड़कें खराब होंगी, बिल्डिंग खराब होगी, जितनी संरचनाएं हैं वो खराब होंगी, अस्पतालों को, स्कूलों को, सबको नुकसान होगा। क्योंकि बहुत बड़े बड़े देश भी नहीं है, बहुत छोटी आबादी है। मालदीव की आबादी तो फिर भी 5 लाख के आसपास है। तुवालू की बात करें 10-11 हजार, इसी प्रकार से बाकी देशों की बहुत ज्यादा नहीं, छोटे छोटे देश हैं, लेकिन इनका महत्व बराबर है। ऐसा नहीं कि ये देश छोटे। अगर आप देखें तो यूएन में हर देश का वोट एक है, हर देश का वोट अगर एक है अंतरराष्ट्रीय मंचों में, इस प्रकार से हम देखें, सबकी बात उतनी है। जितनी बात, जितना मत जैसे भारत का है उतना ही नेपाल का है, उतना बाकी देश का, उतना इनका भी है, उतना अमेरिका का भी है। अब उसके बाद देखें, स्वास्थ्य पर भी समस्या आएंगी। स्वास्थ्य पर समस्या क्यों आएंगी? जैसे कि वह खारा पानी आया तो हैजा होने की समस्या है। सोचिए, खतरा सिर्फ इतना नहीं है कि भविष्य में 50 साल बाद या 100 साल बाद धीरे धीरे करके एक बड़ी मात्रा में बड़ा हिस्सा इन देशों का डूब जाएगा, या पूरा का पूरा ही डूब जाएगा। और डूबेगा क्या? दरअसल वो रहेंगे उसी ऊंचाई पर, पानी ही अपना ज्यादा ऊपर आ जाएगा समुद्र का। लेकिन ये खतरा अभी से शुरू हो गया, ये सारे खतरे अभी से दिखाई देने लगेंगे, इनका असर अभी से दिखाई देने लगेगा। स्वास्थ्य, क्योंकि पानी रिस रिस के, खारा पानी आसानी से पहुंचेगा, मीठे पानी को खराब करेगा। उसके अलावा अगर हम देखें, कृषि प्रभावित होगी कि नहीं होगी? कृषि प्रभावित होगी, बिल्कुल होगी। खारे पानी से कृषि प्रभावित होगी। कृषि प्रभावित होगी यानी कि अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की बात आई है तो हम देखें, अब मालदीव को देखें, तो मालदीव एक ऐसा देश है जहां पे उसकी जीडीपी का 28%, मालदीव की जीडीपी का 28% जो है वह टूरिज्म से आता है।
अब टूरिज्म तो सब तबाह हो जाएगा। जैसे जैसे ये क्षेत्र पूरे डूबने की स्थिति में नहीं, पहले से ही ना चीजें जब खराब होने लगेंगी, एक बड़ा हिस्सा डूबेगा, किनारे के हिस्से डूबेंगे, फिर और हिस्से डूबेंगे, तो स्थिति खराब होने लगेगी। जब समुद्र तट ही नहीं रह जाएंगे इनके, तो तभी से इनकी अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी होगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जीडीपी का 28% उस देश के अस्तित्व पे संकट पहले ही ले आएगा, उसके भूभाग पे संकट आने से पहले पूरी तरह से। और इससे 60% जो मालदीव के लोग हैं उनका घर चलता है, उनका जीवन यापन चलता है, रोजगार उनसे जुड़े हुए हैं। ये बड़ी बात हो गई। कृषि का नुकसान होगा, आबादी का नुकसान होगा, स्वास्थ्य का नुकसान होगा, ढांचे का नुकसान होगा, तूफान का खतरा बना हुआ है। और अंत से में कि वो पूरा देश जब पानी के अंदर पहुंच जाएगा तो वहां के लोगों को कहीं और पहुंचाना होगा भविष्य में, इसकी चिंता और इसके भी लिए सोचना पड़ेगा। तो ये सारी चिंताएं, और ये सिर्फ मालदीव नहीं, बाकी सारे देशों के लिए। तो क्या ये अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं? कोशिश ये कर रहे हैं, इनके द्वारा कोशिश तो की जा रही है। कोशिश कहें या हम कहें प्रयास, तो प्रयास भी बड़े अलग अलग किस्म के हैं। एक बड़ी हिम्मत दिखाने की बात है, इनके सामने खतरा ऐसा है जो पहले कभी किसी देश के पास नहीं था। खतरा एकदम नया है और खतरा एकदम तय है। और जब नया है और तय है, उसके बावजूद ये क्या प्रयास कर रहे हैं, चलिए समझिए। हम पहले बात करते हैं मालदीव की। मालदीव जो है प्रयास कर रहा है इंजीनियरिंग का, तकनीकी का। क्या कर रहा है? वह नए प्रकार के द्वीप बना रहा है, बालू को, रेत को इकट्ठा कर रहा है और तटों को और मजबूत कर रहा है। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप एक नए प्रकार का द्वीप तैयार करने का प्रयास करते हैं, तटों को इकट्ठा करते हैं, तटों को मजबूत करते हैं, इनफैक्ट अगर आप तटीय वॉल बनाते हैं, तो तटीय वॉल बना रहे हैं यानी कि वो लहरें अंदर तक ना आ पाए, नुकसान ना पहुंचा पाए, उसके लिए कुछ आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए इंजीनियरिंग का बड़ा सहारा ले रहा है मालदीव। और ना सिर्फ मालदीव, बल्कि इसके अलावा हम तुवालू को देखें तो वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। यहां पे प्रयासों की अगर हम बात करें तो जैसे कि सी वॉल का मैंने एग्जांपल दिया, तो वो सी वॉल माले के पास में जो राजधानी है मालदीव की, वहां पे वो लोग एक प्रकार का एक नया स्थान बना रहे हैं जहां पे सी वॉल वगैरह लगा रहे हैं। तुवालू की बात करें तो तुवालू का अपना एक अलग ही स्टैंड है। तुवालू ये कहता है कि देखिए, हम जो है एक अपने आप में पहला डिजिटल कंट्री बनने वाले हैं, डिजिटल देश बनने वाले हैं। अब ये कॉन्सेप्ट अपने आप में नया है, क्योंकि दुनिया का पहला डिजिटल देश कौन होगा? तुवालू होगा। एक अपने आप में स्टेटमेंट है। क्यों है? जैसे इनको ये पता है कि ये समुद्र में पूरा उनका भूभाग समा जाएगा, तो समुद्र में भूभाग समाएगा तो सिर्फ भूभाग नहीं समा रहा है, कुछ चीजें हैं जो हमेशा के लिए नहीं बचेंगी। जैसे कि वहां के लोग वहां नहीं रह पाएंगे, हो सकता है उन्हें कहीं विस्थापित कर दिया जाए, लेकिन उस जमीन से जुड़ी हुई जो उनकी संस्कृति है, उस जमीन से जुड़ी उनकी परंपराएं हैं, या हम कह सकते हैं उस जमीन से जुड़ी हुई जो वहां की उपज है, वहां के जो खनिज हैं, वहां की बहुत सारी चीजें हैं जो वहां की वहीं पे रह जाएंगी, किसी दूसरे देश नहीं जा पाएंगी लोगों की तरह। तो वो सब चीजें, वो जो पहचान है उसकी, उनकी जानकारियां हैं, उनकी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, जितनी बहुत समान प्रकार की जानकारियां होती हैं, उस देश की एक पहचान बनाती हैं, उन सब को डिजिटल तरीके से सुरक्षित किया जा रहा है। उन सब की जानकारी को डिजिटल फॉर्म में तैयार किया जा रहा है। और अपने आप में जब ये देश नहीं होगा, ये भूभाग नहीं होगा, तो डिजिटल फॉर्म में ये मौजूद रहेगा। इससे जुड़ी हुई सारी वो बातें जो इस देश में थी, वो इस जगह पर डिजिटल फॉर्म में, एक प्लेटफॉर्म में मौजूद रहेंगी। उसके लिए एक प्रयास है। तुवालू ने एक प्रयास और किया। तुवालू ने एक संधि की। अब ये जो संधि की, अब ये संधि बड़ी महत्वपूर्ण है। कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2023 में एक संधि, और ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जो 2023 में संधि हुई, उसमें यह तय हुआ कि हर साल कुछ लोगों को ऑस्ट्रेलिया में बसाया जाएगा। तुवालू से कुछ लोगों को, लगभग एक संख्या हुई 280। फिर ये संख्या कम ज्यादा देखने को मिल सकती है, तो इसलिए इस नंबर से ज्यादा स्टिक नहीं रहना है। लेकिन यह है कि एक फेली पिली संधि है।
फेली पिली संधि 2023, और दुनिया में अपने आप की पहली ऐसी संधि है जिसमें कहा जा रहा है कि एक देश है जो डूबने के कगार पे है, उसके लिए एक दूसरा देश है जो कह रहा है हम सहयोग करेंगे। इस दौरान हम आपकी सहयोग करने का प्रयास करेंगे जब आपके ऊपर संकट मंडरा रहा है, और भविष्य में जब ये होता है कि पूरी स्थिति ऐसी बन जाती है वो देश का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आपके लोगों को हम यहाँ पे रहने की व्यवस्था देंगे। पहले तो आर्थिक हम कह सकते हैं कि कोशिश करेंगे कि मदद करें, दूसरी बात तकनीकी रूप से मदद करेंगे, और तीसरी बात आपको हम भूभाग के रूप में कि आपको यहाँ बसाने का प्रयास करेंगे। और बसाने का प्रयास ऐसा है जैसे हर साल कुछ कुछ लोगों को बसाया जाएगा, तो उसमें यह भी रहेगा कि हम आपको बसाने के प्रयास के क्रम में रोजगार, रहने के अवसर, ये सब कुछ देने वाले हैं। तो तुवालू ने प्रयास किया, जैसे कि ये फेलीपिली संधि हो गई। मालदीव अपने इंजीनियरिंग का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये बात तय है कि अंतिम रूप से इन्हें अपने स्थान को छोड़कर कहीं जाना ही पड़ेगा। और जो विस्थापन है इतना आसान नहीं होता है। जब आपको ये पता हो कि आप जहां से आए हैं वहां वापस लौट के नहीं जा सकते हैं, उस जगह को कभी आप देख नहीं सकते हैं, उस जगह को आप कभी महसूस नहीं कर सकते हैं, तो वो आपको एक शून्य का एहसास दिलाता है। वो आपको एहसास दिलाता है कि इस दुनिया में इंसान कितना भी पावरफुल हो जाए, इस दुनिया में कोई देश कितना भी पावरफुल हो जाए, वह प्रकृति से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता और प्रकृति से ज्यादा खतरनाक भी नहीं हो सकता। चलिए, अब यहां पे बात ये आती है, अगर ये प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो बात यह है, क्योंकि मैंने कहा कि खतरा बना ही हुआ है, जल स्तर में वृद्धि होती रहेगी, 2100 तक में एक बड़ा हिस्सा डूब ही जाएगा, मालदीव का, बाकी देशों का। तो यहां पे बात ये आती है, क्या ये एक देश के रूप में फिर भी जाने जाएंगे, माने जाएंगे? मान लीजिए पूरा डूब गया देश, तुवालू पूरा डूब गया, क्या उसे एक देश माना जाएगा? सवाल ये है। क्या एक राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान फिर भी रहेगी? तो अब यहां पे बात आती है कि एक राष्ट्र के रूप में पहचान होने के लिए शर्तें क्या है, अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है। तो इसके लिए एक मॉन्टेविडियो, अब ये मॉन्टेविडियो संधि 1933, मेरे हिसाब से 1933 है मॉन्टेविडियो संधि 1933, जिसके तहत, मतलब वर्ष हो सकता है आगे पीछे हो तो मैं करेक्ट कर दूंगा आपको। लेकिन यहां पे इस संधि में क्या कहा गया, इस संधि में क्या कहा गया कि कोई भी देश किस आधार पर देश माना जाएगा, उसके लिए 4 शर्तें। 4 शर्तें कौन सी हैं? सबसे पहली बात उसमें कह दिया गया कि वहां पे एक भूभाग होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, या स्थान होना चाहिए, या हम कह सकते हैं भूखंड होना चाहिए। आप भूभाग होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, ये सब का मतलब क्या हो गया? अंतिम रूप से जमीन होनी चाहिए। अब जमीन होनी चाहिए, अगर ये बात है, तो जमीन होने बस से क्या कोई देश हो जाएगा? नहीं, जमीन होने बस से देश नहीं होगा, वहां उस जमीन में लोग भी होने चाहिए। अब वहां पे लोग भी हैं, जमीन भी है, आबादी भी है, तो तीसरा क्या है कि वहां पे एक प्रभावी सरकार होनी चाहिए। अब चलिए मान लीजिए प्रभावी सरकार भी है, अब प्रभावी सरकार है, ये 3 शर्तें हैं, तो क्या इससे बात बनेगी? अभी इससे भी बात नहीं बनेगी। अभी एक और शर्त है। वो शर्त क्या है? वो शर्त है कि दूसरे देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, विदेशी संबंध होते हैं, वो होने चाहिए, वो बनाने की क्षमता इनमें होनी चाहिए और संबंध होने चाहिए। ये 4 चीजें होनी चाहिए। तो ये 4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब यहां पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये 4 चीजें में से एक चीज भी नहीं रहे तो आप कह देंगे कि देश नहीं रह सकता। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आप देखें, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रभावी सरकार नहीं रहती है, सरकार नहीं, जैसे कि नेपाल में तख्तापलट हो गया, सरकार नहीं बची, सबने इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ, कई देशों में होता है, यमन में हमने देखा कुछ ऐसे मामले, कोई प्रभावी सरकार नहीं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि देश का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, वो एक देश के रूप में दर्जा बनाए रखता है। मतलब कि ये बात भी मेंशन है इस कानून में कि देखिए, इसमें से कोई चीज अगर नहीं रहती है तब भी वह देश बना रहेगा। लेकिन यहां पे सवाल सरकार का नहीं है, यहां पे तो पूरे बेस पे बात हो रही है। वो बेस क्या है? जमीन।
जमीन ही नहीं रहेगी, वही जलमग्न हो जाएगी, तो फिर उसके बाद वो देश कैसे रहेगा? क्या वो देश रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि अगर जमीन नहीं रहेगी तो फिर लोग भी नहीं रहेंगे, लोग ही नहीं रहेंगे तो आप कहीं और जाएंगे, वहां से आप अपनी प्रभावी सरकार कैसे चला सकते हैं? वहां से आप अपने संबंध कैसे दुनिया के देशों से बना सकते हैं? अपने अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं? तो बड़ा सवाल है, और इस सवाल को लेकर के मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी गया। अब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जब यह मामला जाता है तो वहां पे यह सवाल आता है कि इस पर क्या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कहना है, क्या मानना है। तो इस मामले में दो बातें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की तरफ से सामने आती हैं। पहली बात यह आती है कि देखिए, यह जो खतरा है, इस खतरे को लेकर के ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह जो खतरा हो रहा है, ये चिंता की बात है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम भी कह रहे हैं, ये तो स्पष्ट ही बात है। लेकिन जो दूसरी बात उन्होंने यहां पे भी कही, वो ये कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक तत्व, जैसे देश होने की शर्ती जो 4 हैं उनमें से कोई एक तत्व नहीं है मौजूद वर्तमान में, तो वह देश नहीं रहेगा। लेकिन दिक्कत वही बात की कि बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं कहा, ऐसे कहा कि एक बीच का रास्ता छोड़ दिया है कि आप उसमें एक गुंजाइश बनी रहे। मतलब बहुत क्लियर स्टेटमेंट अभी नहीं आया है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का भी, लेकिन एक गुंजाइश छोड़ दी है कि हो सकता है भविष्य में ऐसा हो। जैसे कि तुवालू ने अपने आप को कहा था कि हम अपने आप को भविष्य में एक डिजिटल कंट्री बना लेंगे, एक डिजिटल देश बना लेंगे, कि हो सकता है उसके सारे निवासी ऑस्ट्रेलिया में रहे, लेकिन एक देश के रूप में उनकी पहचान बनी रहे। इसी तरह से मालदीव की भी। अब यहां पे आप देखिए, चिंता सिर्फ इतनी सी नहीं है, एक देश के रूप में पहचान ये बना के रखना क्यों चाहते हैं? देखिए, बात को समझिए। यहां पे जो आज की डेट में मालदीव है, उस मालदीव को अगर हम देखें तो उसका जो जीडीपी है वो सिर्फ टूरिज्म पे ही नहीं डिपेंड है, खेती पे भी है, मछली को लेकर के भी है। तो हम देखें तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ईईजेड जो जिसको हम बोलते हैं, अब ये ईईजेड को बहुत साधारण भाषा में ये कहूं कि किसी भी देश के जो स्थल खंड जहां पे समाप्त होता है, बॉर्डर जो आता है, सतह की सीमा आती है, या हम कहें जमीन की सीमा आती है, उस जमीन की सीमा के बाहर जब जल का जो क्षेत्र आता है, वहां पे खास किलोमीटर की दूरी तक, जैसे 200 किलो नॉटिकल माइल तक, उतनी दूरी तक हम कह देंगे कि भाई ये इस क्षेत्र में जो भी संसाधन है, इस पे जो हक है वो उस देश का रहेगा। उसके तो वहां पे मान लीजिए जो मछलियां हैं, तो उस मछलियों को लेकर के, मछली पालन को लेकर के कितना बड़ा लाभ मिल रहा है। अन्य कोई भी संसाधन है अगर, तो उसका लाभ कौन ले सकता है? वो देश ले सकता है। अब यहाँ पे हम देखें तो मालदीव का उदाहरण ले तो 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जहां से उसको अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड का लाभ मिल सकता है, वहां के संसाधन का लाभ मिल सकता है। और 9 लाख वर्ग किलोमीटर में वहां टूना मछली बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो टूना मछली अपने आप में संसाधन है, इसका व्यापार हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, धन प्राप्त किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण है। अन्य कई जो चीजें हैं, खनिज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो प्राप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार से बाकी देशों की भी ये चिंता है कि हमें इसका लाभ मिलना चाहिए, हमारे लिए ये लाभ बना रहे। वो कब बना रहेगा? जब देश के रूप में इनका अस्तित्व रहेगा, इनकी पहचान को माना जाएगा, भले वो स्थान जलमग्न हो चुके हों। इसके अलावा अन्य कई चिंताएं हैं, लेकिन मुख्य बातें तो देखिए यही। अब यहां से एक बात समझ में आ रही है कि शायद संभावना हो कि देश के रूप में इनकी पहचान रहे, लेकिन एक अंतिम और कड़वा सत्य तो ये है कि समुद्र जल स्तर बढ़ेगा तो ये नहीं रहेंगे। तो अब बात ये आती है कि यहां से हमें क्या सोच लेना चाहिए, यहां से हमारे लिए समझ क्या बनती है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें अभी वैश्विक स्तर पे क्या चिंता करनी चाहिए। अब वैश्विक स्तर पर चिंता क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ भारत की चिंता नहीं, क्योंकि भारत तो देखिए, भारत के कई राज्य तटों से लगे हुए हैं। कितने राज्य हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको याद हो तो। एक तरफ से आप गिनना शुरू कर दीजिए, गुजरात से चलिए शुरू करिए और देखिए कितने राज्य हो जाते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। नक्शे में एक बार देखिएगा, आपको अंदाजा लगेगा। लेकिन हम देखें तो जितने भी खतरे की बात है वो सिर्फ उन देशों तक नहीं जो द्वीपीय देश है, बल्कि जो शहर हैं, जैसे मुंबई है, तटीय शहर है, तटीय देश है, जो वहां खतरा है। हम केरल की स्थिति देखें, वहां के तट, हम गोवा के तट देखें, इस प्रकार से हम देखें तो बंगाल की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ जाते हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं।
सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है, तो इन सब पे खतरा है। तो खतरा जो है तटीय देशों और शहरों पे है, ये हमें अभी से सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं उस पर बात करनी होगी। और जब बात उपाय पे आएगी तो हमने क्या कहा, वैश्विक तापमान को कम करने के लिए, वैश्विक तापमान की वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए ईंधन जो है हम सही तरीके का यूज करें, वो बहुत जरूरी है। तो मालदीव जैसे प्रयास खुद ही कर रहा है अभी कि वह सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, तो वो जरूरी है। तो हमारे लिए ईंधन का प्रयोग सही हो, क्लीन एनर्जी का हम उपयोग करें, इसको हम बहुत सीरियसली लें। जो हम चाहते हैं नेट जीरो कार्बन इमिशन, तो नेट जीरो इमिशन की तरफ हम बढ़ें, नेट जीरो की तरफ हमारा बढ़ना बहुत जरूरी है। जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं उतना हम उसका सिंक करा सके कार्बन का। अब ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन एक चिंता की बात आप सोचिए, कितनी ये मुश्किल की बात है या कितनी हैरानी की बात है कि जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, देश अपने आप को विकसित करने की तरफ आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए थे, तो जिन देशों ने कार्बन का या हम कहें जीवाश्म ईंधन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया, उन देशों में वो खतरा नहीं दिखाई देता है। बल्कि खतरा किन देशों में दिखाई देता है, जिन देशों ने ज्यादा कोई ऐसी औद्योगिक क्रांति नहीं करके दिखा दी, बहुत ज्यादा ईंधन का उपयोग नहीं किया, लेकिन जब खतरा बना और इन्हीं ईंधन के दहन से बना, तो उन देशों पर खतरा पहले आया जो कि इस खतरे के कारण में मौजूद ही नहीं थे, इस खतरे को पैदा करने वाले देशों में थे ही नहीं। तो ये एक इंसानियत पर भी सवाल है, और ये सवाल के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी तय करने वाली बात है कि जो जिम्मेदार देश हैं वो इनकी मदद करें। तो जिम्मेदारी लेने की भी बात आती है, यहां पे हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जिम्मेदारी भी यहां पे तय होनी चाहिए। और जिम्मेदारी के रूप में चाहे आर्थिक सहायता हो, चाहे तकनीकी की सहायता हो, आवश्यकता जिन देशों के पास है अभी इसकी, उस आवश्यकता को पूरी वो देश करें जो आज की डेट में विकसित हैं, जिन्होंने अपने आप में अपने देश में खूब सारा ईंधन खपाया है। तो ये बातें हैं। अब यहां पे कुछ और बातें हमें वैश्विक संकटों का देखिए पूर्वावलोकन करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, एक और बड़ी बात जो मैंने पहले भी कही थी, एक और बात यहां पे नोट करिएगा कि हर देश की वोट की वैल्यू बराबर है। तो यूएन हो, अंतरराष्ट्रीय मंच कोई भी हो, वोट की वैल्यू अगर बराबर है तो ये वही देश हैं जो ग्लोबल साउथ देश कहलाते हैं। ग्लोबल साउथ के देश में अगर ये देश नहीं रहेंगे भविष्य में, या देश के रूप में इनकी पहचान नहीं रहेगी, या देश के रूप में इन्हें नहीं दर्जा मिलेगा, तो फिर वो वोट कम होंगे ग्लोबल साउथ के। अब ग्लोबल साउथ के वोट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वही देश है जहां पे लोगों की औसत आय कम है, ज्यादातर विकासशील और निम्न आय वाले देश हैं। तो उसकी आवाज को अंतरराष्ट्रीय मंच में बुलंद करने के लिए इन देशों का भी अस्तित्व में बने रहना जरूरी है। चलिए, तो ये सारी बातें थी, हमने जो मुख्य बातों को में बात की तो यही थी। हमने खतरे देखे, खतरे देखने के साथ साथ हमने क्या देखा कि उन खतरों के साथ साथ उनसे निपटने के लिए प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। उसके बाद फिर हमने देखा एक देश के रूप में पहचान बनी रहने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या स्थिति है, कानून में क्या बात कही गई है, संधि कौन सी हुई है। उसके बाद फिर हमने देखा कि अब हमें क्या समझ रखनी चाहिए, एक देश को, एक पूरी दुनिया को क्या समझ लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्या उपाय हो सकते हैं तकनीकी के स्तर पे, आर्थिक सहायता पहुंचाने के स्तर पे लेके, इंसानियत के स्तर पे, या अपनी सोच को बदलने के स्तर पे। इन सारी बातों को समझने के बाद एक सवाल आपके सामने बनता है। सवाल यह है कि ये सवाल नहीं है, सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। सवाल मेरा ये है कि हाल ही में एक संधि हुई है। अब वो संधि जो है ऑस्ट्रेलिया की किस देश के साथ हुई है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हम आपके यहां के लोगों को अपने देश में बसाएंगे, जिसका नाम है फेलीपिली संधि। तो फेलीपिली संधि ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ की है? ऑप्शन आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले मार्शल आइलैंड्स, फिर उसके बाद तुवालू, फिर उसके बाद मालदीव, और इसके बाद ये सभी। तो कमेंट करके सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। लेकिन अगले सेशन में मिलने से पहले एक जरूरी बात है, वो बात यह है कि मान लीजिए अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और धार देना चाह रहे हैं, और अपनी तैयारी को और धार देने के लिए आप दृष्टि आईएएस का साथ चाहते हैं, और आप चाहते हैं दृष्टि आईएएस
की मदद से या दृष्टि आइज के एक्सपर्ट की मदद से आप समझ सके कि आपको अपनी तैयारी को किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए या किस प्रकार से दृष्टि आइज आपका साथ दे सकता है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं 8750187501। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।